गुड मॉर्निंग भाई। मैं आप सभी लोगों का बजरंगी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ के एग्ज़ाम से पहले आपके रिवीजन के लिए 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू कर। 1/√2 है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सी दूसरा 0.121 121 112 111 टू इन्फिनाइट है, एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या। तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह टर्मिनेटिंग नहीं है। सिमिलरली तीसरा 2.131 131 113 11113 अनंत तक है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह टर्मिनेटिंग नहीं है। इसको हम किसी संख्या पर पावर रेकनिंग के रूप में टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके स्थान पर अगर 0.131 131 131 इस प्रकार की सीरीज दी रहती तो यह एक परिमेय संख्या होती, क्योंकि इसको हम 0.131 पर पावर रेकनिंग के रूप में लिख सकते हैं और इसी को हम 131 पर पावर बटे 999 लिख सकते हैं। इसलिए यह p/q के रूप में हो जाता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या बन जाती। लेकिन यहाँ ऐसा संख्या नहीं दिया हुआ है, यह एक इरेगुलर इंटरवल पर दिया हुआ है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब रूट 49/64, 49 से 7 और 64 8 का, यानी 7/8, यानी यह एक परिमेय संख्या है, तो 4 का ए। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो इनमें से बाहर निकलने के बाद रूट के अंदर ही रहेगी, वह अपरिमेय संख्या होगी। तो रूट 64/36 यानी 8/6 है। रूट 81 यानी 9 है। अब डी रूट 49/9 यानी 7/3, यह भी परिमेय संख्या है। तो इसमें रूट 2.5 यानी सी एक अपरिमेय संख्या है। छठा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद होने के लिए वेरिएबल पर पावर जो है वह हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी ए में वेरिएबल पर पावर 0 रहा होगा तब -7 आया। बी में y पर पावर 2 है यानी पूर्णांक है। डी में 4x² -3x, इसमें भी वेरिएबल पर पावर एक पूर्णांक है, तो राइट आंसर सी। 7, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, c यहाँ 5 है और a 1 यानी 5/1 यानी 5a। 8, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो -b/a यानी -4/1 यानी 4। अब 9 नंबर, 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c 1 a 4 यानी 1/4। 10, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं और घात 2 वाले द्विघात और 3 वाले त्रिघात। चलते हैं अगला 11, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो ऐसा समीकरण निकाय अविरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। और स्टेटमेंट के दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, इसके आने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। 12, यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो वह समीकरण निकाय विरोधी समीकरण निकाय कहलाती है। यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? तो ऐसा समीकरण निकाय आश्रित कहलाता है। 13, समीकरण निकाय a1/x + b1/y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। यदि, तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि a1/a2
डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सिमिलरली 15 नंबर समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 का अनगिनत हल होगा यदि, तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए क्या, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। 16 निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो फिर द्विघात समीकरण होने के लिए बता चुके हैं, पहले ही घात होना चाहिए 2। तो अब इसमें कितना है, इसमें है, यह एक त्रिघात है, यह भी एक त्रिघात है और यह भी एक त्रिघात है। तो द्विघात हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर जाके गुना हो जाएगा 2x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के रूप में यह बनेगा समीकरण। तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब 17 x प्लस 2 का क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x किस प्रकार का समीकरण है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, इसलिए यह त्रिघात समीकरण होगा, यानी 17 का सी। 18 यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें हमको मूलों का योग बटे मूलों का गुणनफल करना है। तो मूलों का योग यानी माइनस b/a यानी -1 बटे अल्फा इंटू बीटा c/a यानी -2 बटे 1 यानी -2। तो -1 बटे -2 यानी 1/2। तो राइट आंसर ए। अब 19 त्रिघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 के विवेचक निम्नलिखित में से कौन है। तो विवेचक यानी डी निकालने के लिए हमको करना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर यानी 16 बी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4 a का वैल्यू 1 b का वैल्यू b, तो यानी 16 माइनस 4b, यानी राइट आंसर ए। अब 20 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के गुणनखंड होंगे। तो अब हमको इसको फैक्टर करना है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको डायरेक्टली आपको देखना है, तो 2 गुना 3 6 माइनस माइनस प्लस, यानी राइट आंसर वैसे भी ऑप्शन से भी ए। नहीं तो आपके पास टाइम है तो आप कैलकुलेशन करके इसका निकाल सकते हैं गुणनखंड। यदि AP का प्रथम पद a तथा पदांतर d है तो nवां पद क्या होगा। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी b। 22 AP 2 7 12 और डैश डैश का 10वां पद होगा। तो हमको an निकालना है, a10 निकालना है। तो a10 में हमको पहले देखना है AP का a क्या है, a2 और इसमें d 5। तो यानी a10 बराबर होगा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी 5। तो 2 प्लस 9 इंटू 5 9 5 45 प्लस 2 यानी 47। तो 22 का सी। 23 AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो इसमें a है 10 और d है -3। हमको निकालना है 30वां पद, यानी 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। तो 29 इंटू -3 यानी -87 प्लस 10 यानी -77, यानी सी 23 का। 24 AP -3 -1/2 1 और 2 का 11वां पद क्या होगा। तो इसमें a आ जाएगा -3 और d निकालने के लिए -1/2 में घटा देंगे -3 को, यानी 5/2 और कैलकुलेशन करने पर 11वां पद आ जाएगा b 22। 25 किसी AP का nवां पद 5n-3 है तो दूसरा पद ज्ञात करें। तो 5n-3 तो हमको पता है nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको 5n टाइप का दिख रहा है, तो मतलब n को 5 से गुना किए होंगे, यानी d मेरा जो है वह 5 है। तो अब n-1 को अगर 5 से यानी d 5 से गुना करते हैं तो 5n
-5 आता है, लेकिन 5n तो दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास -3 दिया है, जबकि -5 होना चाहिए था। तो इसका मतलब है इसमें a ऐड हुआ है, तो a इसमें कुछ ऐसा ऐड हुआ है जिसके कारण -5 -3 में बदल गया। तो यानी मेरा a 2 था, तो हमको a पता चल गया 2, d पता चल गया 5। तो अब हमको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद के लिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a मेरा 2 प्लस 2 में 1 गया 1, और d का वैल्यू 5। तो 5 प्लस 2 7, यानी 25 का आंसर सी। अब 26, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC। तो त्रिभुज ABC इसमें DE है जो कि पैरेलल है BC के, इसमें AD 2, DB 6 और AE 3। तो हमको EC का वैल्यू बताना है, तो हमको थेल्स थ्योरम से पता है, तो 2/6 जो इसका रेशियो है वही AC बटे EC का भी रेशियो होना चाहिए। 2/6 यानी 1/3 रेशियो है 1:3 का, 1 का वैल्यू 3 है, तो 3 का वैल्यू 9, यानी EC बराबर 9 सेंटीमीटर B। अब 27 नंबर, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC तथा AD बटे DB बराबर 2/3, तो AE बटे EC, तो जो रेशियो इधर वही रेशियो उधर, यानी 2/3 C। 28, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, AD x DB x माइनस 2 AE x प्लस 2 तथा EC x माइनस 2 है, तो x का वैल्यू बतावें। तो यह भी थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है, और कैलकुलेशन करने पर x का वैल्यू सिंपली 4 आ जाता है। तो राइट आंसर सी। 29, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बतावें। तो आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, जो भुजाओं का अनुपात होता है वही पेरीमीटर का यानी परिमाप का भी अनुपात होता है, वही उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का भी अनुपात होता है, वही उनकी माध्यिकाओं का भी अनुपात होता है, तथा वही उनकी ऊंचाइयों का भी अनुपात होता है, तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी भुजा के स्क्वायर का, भुजा के स्क्वायर का, या माध्यिका के स्क्वायर का, या ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 81:16 या 16:81। 30, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC तथा BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मेरे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और कह रहा है D BC का मध्य बिंदु है, यानी इसका मध्य बिंदु D, और हमको त्रिभुज BDE बनाना है। तो किसी तरह से बना सकते हैं BDE, और कह रहा है त्रिभुज ABC और BDE यह एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो अब पूछ रहा है हमसे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE का अनुपात। अगर भुजा BC को हम 2 मान लेते हैं, तो यह पूरा BC 2 हो जाएगा। BC को अगर हम 2 मानते हैं, तो मेरा BD इसका मध्य बिंदु है, यानी 1। तो हमको पता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो BD का भुजा 1 और BC 2, तो इसका ये भुजा का अनुपात हुआ, और क्षेत्रफल का अनुपात 1:4, यानी D। तो इसका आंसर D 1:4। 31, बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु A प्लस B/2 यानी -10 जोड़ 6 यानी -4/2 यानी -2 x का वैल्यू, और y का -10 प्लस 6 यानी -4/2 -2 यानी x और y दोनों नियतांक -2 यानी D। बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी होगी। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यानी -1 -5 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 -7 यानी -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 रूट 32 यानी 4√2 यानी C।
33 बिंदुओं -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी होगी। तो इसको भी सिमिलरली फार्मूला लगाना है, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -5 -1 यानी 4 का स्क्वायर 32, 7 - 3 32, तो सिमिलरली 4√2 इकाई। 34 बिंदुओं 4 -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? तो मूल बिंदु का नियतांक 0 0 होता है, तो यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी √41। ये 35 बिंदुओं इतनों और इतनों के बीच की दूरी बताएं। तो 4 - 2 यानी 2 का होल स्क्वायर 4, 1 - 2 1 - 3 2, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 2√2 ए। 35 अब 36 यदि tan a बराबर 8/15 जहाँ a का वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो साइन a का मान, तो साइन यहाँ मेरे पास दिया हुआ है p/b और p/b का वैल्यू 8/15, तो h हो जाएगा 17, तो साइन a बराबर p/h, तो p 15 h 17 यानी a 36 का a। 37 tan 60 का मान होता है, tan 60 होता है √3। 10 π/2 यानी π/2 पाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो π/2 यानी 90 डिग्री, तो tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट यानी d। 39 sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा? तो sin π/4 यानी 45 घटा cos π/4 यानी cos 45, तो sin 45 घटा cos 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस 0। अब sec स्क्वायर -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा c। अर्धवृत्त का कोण होता है, पूरे वृत्त पर बनता है 360 और अर्धवृत्त पर 180 यानी b। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो यह समांतर चतुर्भुज हमेशा समचतुर्भुज होता है, यानी 42 का सी। 43 बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्याएं कितनी होती है? तो बाह्यतः स्पर्श करने वाले वृत्त, इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी स्पर्श रेखाएं संभव है? पहली स्पर्श रेखा यह एक, दूसरी यह संभव है 2 जो दोनों को टच करते हुए, और तीसरी इन दोनों को बीच में टच करते हुए, यानी ऐसी 3 स्पर्श रेखाएं संभव है। अब अगर यह स्पर्श ना करती, बाहर बाहर रहती, तब इस केस में 4 संभव है, एक ऐसे 2, एक ऐसे 3 और एक ऐसे 4। 44 वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो एंगल POA का मान बताएं। तो यह एक वृत्त है और यह दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, और इस केस में हमको पता है ये दोनों, ये वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी अगर ये 80 तो ये 40। अगर हम इसको P, इसको A, इसको B नाम दें, तो हमसे पूछ रहा है POA यानी ये एंगल हमसे पूछ रहा है। हमको ये पता है 40, और ये भी पता है कि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, यानी ये 90, तो ये 90 ये 40 यानी 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, यानी राइट आंसर ए। सिमिलरली 45 Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और केंद्र Q की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बतावें। इस बिंदु का स्पर्श रेखा की लंबाई यह 24 दी हुई है तथा यह दिया हुआ वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की यह दूरी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है यह त्रिज्या, तो यह हमको पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यानी ये 90, तो हमको पता चल गया कि पाइथागोरस लगाना है, और मेरे पास h दिया हुआ है 25
और यह दिया हुआ है 24, तो ये पता है हमको 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर यानी 7। अब 46, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमको निकालना है थीटा सेक्टर का, तो थीटा सेक्टर यानी थीटा का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, और पूरा क्षेत्रफल होता है सर्कल के अंदर 360, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी डी। 47, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याएं तथा परिधि का अनुपात इसका रूट अंडर होता है यानी एक्स रेशियो वाई यानी बी। 48, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात यह है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर सी। 49, दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याएं होंगी, तो जो परिधि का अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात अर्थात 2:3 यानी 49 का बी। 50, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात उसका रूट अंडर उसकी त्रिज्याओं का अनुपात या उनकी परिधि का अनुपात यानी 2:3। 51 नंबर क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं संभव है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं संभव है यानी डी। 52, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। 53, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें अपरिमेय संख्या होने के लिए हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना होगा, तो √7 पी बाई क्यू के फॉर्म में संभव नहीं है। √2 बटे √5 भी नहीं, √3 बटे √7 भी नहीं, तो इसका राइट आंसर डी। तो डी √75 यानी 5√3 और √48 यानी 4√3, तो √3 कैंसल यानी 5/4, तो यह एक पी बाई क्यू के रूप में है, तो इसलिए राइट आंसर डी। 54, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। ए को नहीं, सी नहीं, डी नहीं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि √2 खत्म यानी 2, तो बी राइट आंसर। 55, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलन करने के लिए किया जाता है। तो यह एक शेषफल थ्योरम है यानी रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं मौसा निकालने के लिए, तो यानी बी आंसर सही। अब 56, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हों, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, लेकिन हमको निकालना है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, तो माइनस डी बाई ए। अब 57, बहुपद px बराबर x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, तो यह एक त्रिघात है क्योंकि इसका घात 3 है, तो यानी त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक वैसा मान होगा जिसके लिए इस समीकरण का मान 0 होगा, तो हम वैल्यू रख के देखते हैं, एक ए में रख के देखते हैं 2 3, तो 2 रखने पर 4 माइनस 10 जोड़ 6 यानी 10 घटा 10 6, तो यानी 2 होना चाहिए, तो 2 ना बी में ऑप्शन में, ना सी में है, ना डी में है, तो यानी राइट आंसर ए। 2 रखने पर और 3 रखने पर भी इसका वैल्यू 0 आता है, इसलिए मेरा शून्यक 2 3 हो जाएगा, तो 58 का सही उत्तर ए। 59, यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हों, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए, तो c माइनस 10, तो माइनस 10 बटे 2 यानी -5, तो बी। 60, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 15 हो तो द्विघात समीकरण होगा, तो हमको द्विघात समीकरण पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x²
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर सी। 61 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का कोई हल नहीं होगा यदि, तो इसका कोई हल ना होने के लिए सॉल्यूशन होता है डी, 61 का डी। 62 यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल्स टू ct का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो समीकरण का निकाय यदि किसी दो लाइन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इस बिंदु पर केवल और केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, तो केवल और केवल एक हल संभव है, यानी 62 का बी। 63 यदि समीकरण निकाय a1x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आलेख परस्पर समांतर हों, तो इस केस में कोई भी हल पॉसिबल नहीं है, यानी ए। यदि युगपत समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 a2x प्लस b2y बराबर c2 के आलेख संपाती हों, तो समीकरण निकाय का केवल और केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा, यानी बी। 65 सरल रेखा 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का आलेख x अक्ष को उस बिंदु पर काटेगी, वह बिंदु है। तो अब x अक्ष पर काटने के लिए हमको y0 रखना है, तो y0 रखने पर 2x का वैल्यू 6 यानी x का वैल्यू 3, तो यहाँ पर xy 30 यानी b। 66 यदि द्विघात समीकरण qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस पी बाय ए यानी माइनस माइनस 1/1 यानी 1 सी। 67 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार एक्स प्लस √3 बराबर 0, एक बार एक्स माइनस √3 बराबर 0, तो हम मेरे पास आ जाएगा वैल्यू माइनस √3 और प्लस √3, तो बी। 68 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे, तो फिर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। पहला ए 3 पर करने पर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 9 प्लस 2 यानी 0 नहीं आ सकता है, तो 3 तो संभव नहीं है, तो यानी अब हमको देखना है बी और डी। -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर यानी 9 -9 3 इंटू -3 यानी 9 -9 0 प्लस 2 यानी 0 नहीं आ रहा है, तो यह भी संभव नहीं है, तो राइट आंसर डी। 69 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद होने के लिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर, तो यहाँ साफ दिख रहा है सी ऑप्शन में 3√x प्लस 2x प्लस 7, यह एक फ्रैक्शन में, इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। 70 द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद की 2 और त्रिघात बहुपद की 3। 71 AP 9 12 15 18 का nवां पद क्या होगा, तो इसमें हमको दिख रहा है ए मेरे पास है 9, डी दिया हुआ है 3, तो हमको nवां पद निकालने के लिए 9 प्लस n-1 इंटू 3 करना होगा, तो 9 प्लस 3n माइनस 3 यानी 3n, 9 में 3 गया 6 यानी 3n प्लस 6, तो राइट आंसर डी। अब AP 2 डैश डैश 20 29 डैश का लुप्त पद ज्ञात करें, तो हमको दूसरा पद निकालना है। हमको पता है ए 2 है और डी निकालने के लिए हम 29 में 20 घटा देंगे, यानी डी हो जाएगा 9। अब हमको दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद 2 प्लस 9 यानी 11, तो सी। किसी एपी का nवां पद
4 - 7 है तो सार्वधातुक निकालना है। सार्वधातुक निकालना है, हमको दिख रहा है यहाँ पर n-1 इंटू डी होता है, तो n के साथ जो गुना होगा वही d होगा, तो n के साथ -7 गुना है, तो d का वैल्यू -7। AP का पहला पद 8, nवां पद 33 तथा n पदों का योग 123 है, तो n का मान बतावें। 74 यदि AP का पहला पद 8, nवां पद 33 और n पदों का योग 123 है, तो n का वैल्यू बतावें। तो इसमें हम Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l लगा सकते हैं, तो n/2, a मेरे पास है 8 और l यानी लास्ट पद यानी nवां पद 33 दिया हुआ है बराबर 123। इसको सॉल्व करने पर n का वैल्यू 6 आ जाएगा। 74 का a। 75 यदि AP का nवां पद 4n-5 और प्रथम 25 पदों का योग बतावें, तो 4n-5, तो हमको पता है a प्लस n-1 इंटू डी है, तो n का जो मल्टीपल है वही d है, तो n का मल्टीपल 4, तो d का वैल्यू 4। तो अब हमको पता है n-1 इंटू डी, तो यानी 4n -4 रहा होगा, लेकिन यहाँ -5 है, तो -5 आया क्योंकि उसमें a ऐड हुआ है, तो a का वैल्यू -1 रहा होगा तब -5 आया, तो a का वैल्यू -1, d का वैल्यू 4। तो अब हमको निकालना है n 25 पदों का योग, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपके पास सारा चीज़ आ गया, तो राइट आंसर 1175 यानी सी आ जाएगा। अब 76 त्रिभुज ABC में एंगल B 60, C 150। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो हमको D का मान बताना है, तो D का वही वैल्यू होगा जो A का वैल्यू होगा, तो A का वैल्यू निकालने के लिए 60 जोड़ 50 यानी 110, 110 को 180 में घटाएंगे यानी 70, A 70, तो त्रिभुज ABC DEF के पैरेलल है, तो एंगल A बराबर एंगल D, तो एंगल D बराबर एंगल A बराबर 70 डिग्री। 77 त्रिभुज ABC में AB 6√3, AC 12 तथा BC 6 सेंटीमीटर हो, तो कोण B का मान बतावें। तो यहाँ हमको दिख रहा है 6√3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, तो यह एक समरूप त्रिभुज बन रहा है जो कि 90 डिग्री यानी B पर समरूप है, तो 77 में एंगल B का मान C। यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो cos a का मान बतावें, तो a बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बी, दोनों तरफ a लेने पर ये cos a और ये cos 90 माइनस बी, तो cos a तो इधर cos a ही रह जाएगा और 90 माइनस बी यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और 90 यानी 90 का अगर इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल होता है यानी 1, 3, 5, तो ये हमेशा चेंज होता है, तो 90 गुना 1 यानी 90 का ऑड मल्टीपल है तो इसलिए चेंज होगा, तो cos 90 माइनस बी बराबर साइन बी, तो इसलिए cos a बराबर साइन बी, तो इसका राइट आंसर सी साइन बी हो जाएगा। 88 निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है, तो cos 30 डिग्री। 89 निम्नलिखित में से कौन साइन 60 के बराबर है, तो साइन 60 के बराबर cos 30। 90 थीटा 45 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बतावे। 45 डिग्री पर साइन और cos दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसलिए दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 0, और उनका सिर्फ अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा रहता फिर भी 0। 91 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है यानी ए। 92 इस इमेज में हमको ओ क्यू दिया हुआ है, ओ पी दिया हुआ है और पी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें पाइथागोरस लगना है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर बराबर, तो ये आ जाएगा 100, h स्क्वायर आ जाएगा 100, बी स्क्वायर आ जाएगा 119, तो b बराबर √119 यानी डी।
अब 93 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसमें भी पाइथागोरस लगाना है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। 95, यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110, तो PTQ का मान बतावें। तो हमको पता है ये 90, 90, 90, 90, 180, आमने सामने का योग 180 और किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसमें से इस दोनों का 180 घटा देंगे तो बचा 180, यानी ये वाला एंगल और इस एंगल का मान 180 होना चाहिए सम। ये 110 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए जिससे कि यह 180 हो जाए, तो 70, तो यानी यह एंगल 70 भी। अब 96, यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा कितना होगा। तो हमको पता है घन का आयतन a क्यूब होता है, तो a क्यूब बराबर 216, तो a का वैल्यू 6, यानी घन का किनारा 6 सेंटीमीटर। 97, एक अर्धगोला का आयतन 19404 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब लगा के हम इसका r निकाल लेंगे, उसके बाद 2 पाई आर स्क्वायर लगाकर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका राइट आंसर कैलकुलेशन करने के बाद ए 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 98, यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले घन का आयतन यानी a क्यूब 125 दिया हुआ है, तो a क्यूब 125, तो a का वैल्यू 5। अब a का वैल्यू 5, तो हमको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 25 इंटू 4 यानी 100, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी b। 99, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमको पता है वर्ग का जो डायगोनल होता है वो √2a, तो √2a, तो √2 गुना 16 यानी a का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब 100 क्वेश्चन, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमको पता है घन का विकर्ण यानी डायगोनल √3 है, तो यानी डी, 100 का डी। तो हमने 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम में आज के दिन यह बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो बेस्ट ऑफ